भ्रष्टाचार की व्याख्या करने से पहले प्रधानमंत्री जी अपने स्वयं में व्याख्या कर ले तो बेहतर रहेगा। शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, ये बंगाल को खा गया, बंगाल को समाप्त कर दिया। उसी शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी में मिला लिए। भ्रष्टाचारी को अपने वॉशिंग मशीन में ले जाकर के सदाचारी और शिष्टाचारी बनाने वाले और शिष्टाचार का नए रूपांतरण में भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करके सामने खड़ा करने वाले प्रधानमंत्री जी, अगर आप स्वयं में झांक लिए होते तो आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ऐसी भीड़ मैंने गुजरात में भी नहीं देखी। इस पर्व के त्यौहार में आप लोग इतने भारी संख्या में आप आ रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि ये महागठबंधन के सभी नेता जमानत पर निकले हुए नेता हैं। लालटेन को वोट नहीं देना है, मोबाइल की रोशनी उन्होंने दिन में जलवाई। अब इसको लेकर के महागठबंधन के अंदर क्या प्रतिक्रिया है? एजाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सर, नरेंद्र मोदी ने कहा कि महागठबंधन के नेता सभी जमानत पर निकले हुए नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी जो बात बोलते हैं उस पर टिके रहते हैं क्या? जब वो भागलपुर की सभा में, भोपाल की सभा में उन्होंने कहा था कि देश का सबसे करप्ट व्यक्ति, देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति अजीत पवार, और उन्होंने एनसीपी का व्याख्या किया था नेशनल करप्ट पार्टी, और उन्होंने कहा था 72,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी, दुनिया और देश में भारत का नाम बदनाम करने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र में है। और उसी अजीत पवार को 5 दिन के बाद इन्होंने महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया जब इनके वॉशिंग मशीन में चले गए। तब भ्रष्टाचार की व्याख्या करने से पहले प्रधानमंत्री जी अपने स्वयं में व्याख्या कर ले तो बेहतर रहेगा। उन्होंने न सिर्फ अजीत पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया, बल्कि उन पर जो मामले चल रहे थे सारे मामले पेंडिंग हो गए, और 20,000 करोड़ के मामले पर कहीं ना कहीं लीपापोती कर दिया गया सप्लीमेंट्री चार्जशीट में। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार पर बोलने का आपको अधिकार नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो लॉटरी घोटाले में आरोपी थे, उनको किस तरह से इन्होंने उपकृत किया और उनके भी मामले वॉशिंग मशीन में चले गए और उनको असम का मुख्यमंत्री बनाया। जिस शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, ये बंगाल को खा गया, बंगाल को समाप्त कर दिया, उसी शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी में मिला लिए और उसको नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल बनाने का काम किया। जिस अजीत पवार के संबंध में कहते थे, जिस छगन भुजबल के संबंध में कहते थे, उन सबको अपने साथ मिला लिया। इतना ही नहीं, नारायण राणे को, जिन पर भ्रष्टाचार के मामले थे, उनको अपने साथ मिला करके केंद्र में मंत्री बनाया, और प्रफुल्ल पटेल जिन पर बड़े आरोप थे उड्डयन मंत्रालय के मामले में, उनको भी अपने साथ मिला लिया। किस किस का नाम गिराऊं? ये भ्रष्टाचारी को अपने वॉशिंग मशीन में ले जा करके सदाचारी और शिष्टाचारी बनाने वाले और शिष्टाचार का नए रूपांतरण में भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करके सामने खड़ा करने वाले प्रधानमंत्री जी, अगर आप स्वयं में झांक लिए होते तो आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करते। और आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। आप बिहार के लोगों का दोहन करते हैं राजनीतिक रूप से, उनका वोट लेते हैं और उनका वोट लेकर के केंद्र की सत्ता बनाते हैं, लेकिन जब फैक्ट्री देने की बात आती है तो गुजरात ले जाते हैं। अब गुजरात में फैक्ट्री दीजिएगा, बिहार में आकर के विक्ट्री हासिल कीजिएगा, ये नहीं चलेगा। अब दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। बिहार की जनता सजग हो चुकी है। ये प्रधानमंत्री जी, बिहार के संदर्भ में आप कह दिए होते, जो सीएजी में 71,000 करोड़ के मामले हैं, जो सृजन घोटाले के मामले हैं, जो बालिका गृह के मामले हैं, उस पर भी एक शब्द बोल दिए होते ना, तब मानते कि आप निष्पक्षता से बोलते हैं। लेकिन आपकी नियति ना ठीक है, ना नियत ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में कम काम करते हैं, आप वोट और राजनीति के लिए अधिक काम करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार गिरावट की ओर जा रही है, और बिहार की सत्ता के समाप्त होते ही केंद्र की सत्ता भी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए 37 साल के नौजवान के ख़िलाफ़ ये नैरेटिव सेट करके जो आते हैं,
तो बिहार की जनता उल्टे इनको आईना दिखाने का काम करती है और कहती है कि हमको तेजस्वी जैसा नेता चाहिए जो विजनरी है, जो मिशन के तहत कहीं ना कहीं बिहार को आगे बढ़ाना चाहता है, जो बिहार में संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट करना चाहता है, जो जीविका दीदी है उनको 30,000 रुपये मानदेय देना चाहता है, जो युवा है उनको नौकरी और रोज़गार देना चाहता है, और हर घर नौकरी और रोज़गार कैसे मिले इस मिशन में तेजस्वी जी लगे हुए हैं। और इसी विज़न के साथ वो बिहार की जनता के पास जा रहे हैं। अब बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व को मिल रहा है, उससे भाजपा और एनडीए के लोग बेचैन हैं, घबराए हुए हैं। और इसी घबराहट में प्रधानमंत्री भी आते हैं तो उनको मुद्दा नज़र नहीं आता है। वो ये नहीं बता पाते हैं कि हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं दिया। वो ये नहीं बता पाते हैं कि सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया है। वो ये नहीं बता पाते हैं कि मिथिलांचल के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया है। वो ये नहीं बता पाते हैं कि जो 16% आरक्षण की चोरी हुई है और कहीं ना कहीं उसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका है। जब केंद्र सरकार अगर 9वीं अनुसूची में 65% आरक्षण को शामिल कर लिया होता तो आज ये स्थिति परिस्थिति का निर्माण नहीं होता। और 16% आरक्षण से जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी समाज वंचित हो रहा है, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोषी हैं। इसलिए मोदी जी, आप भ्रष्टाचार पर ना ही बोलिए तो बेहतर रहेगा। आप नफरती भाषा बोलने वालों को संरक्षित करते हैं, इसीलिए अब बिहार के लोगों ने एनडीए का नया नामकरण किया है नफरती दंगाई अलायंस। और नफरती दंगाई अलायंस सिर्फ इसी तरह की भाषा बोल सकती है, उससे आगे इनके पास कुछ है नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो एजाज जी थे और इन्होंने नरेंद्र मोदी के उस भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया दी जब नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन के सभी नेताओं को कहा कि ये सभी जमानत वाले नेता हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में डालिए। न्यूज इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश पांडे ये रिपोर्ट दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।